हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। आप सभी को पता है हम लोग डेली अपने चैनल पर चेतना सत्य का मॉड्यूल अभी फ़िलहाल डाल रहे हैं और थोड़ा सा सीजनल चेंजेस की वजह से तबीयत ख़राब हो गई है। सर्दी खांसी और आवाज़ भी देखिए आपको भारी भारी लग रहा होगा, तो उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अभी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा तो ढेर सारे कंटेंट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा किसी तरह से अपलोड कर दूँ बना करके वीडियो। थोड़ी सी तकलीफ़ होगी लेकिन हो जाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि मैं मॉर्निंग में क्या कर रहा हूँ कि जो PDF आ रही है ना, उसका मैं अपलोड कर दे रहा हूँ पिक सभी चैनल पे। आप पोस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे देखते हैं चैनल से हमारे जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा पोस्ट में आ जा रहा है, तो वहाँ से देख करके आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 3 PDF मैंने क्रिएट करके रखा है। तो सबसे पहले 27, उसके पहले आपको पता होगा सैटरडे था, तो सैटरडे को छुट्टी हो गया था, उसका संडे था, ठीक है। 24 तक का हुआ था, 25 और 26 छुट्टी था। तो उस दिन, जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन का चेतना सत्र का मॉड्यूल नहीं आता है, ठीक। तो 27 से मंडे से स्कूल खुला है, तो मंडे से आपका यहाँ पे है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे डेट मेंशन है 27 का, और 1 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए ये है। इसमें आज के दिन में कुछ खास बातें हैं, जिसमें पहला बात यहाँ है, मीना भाई देसाई का जन्म 27 अप्रैल 1920 को सूरत में हुआ था, जो कि गुजरात में है। मीना भाई देसाई ने महात्मा गांधी के सामने एक संकल्प लिया था कि वह आजीवन निधन गांव वालों लोगों से के अधिक तथा सामाजिक विकास के लिए काम करते रहेंगे। यह संकल्प उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया। मीना भाई देसाई की इसी प्रतिबद्ध सेवा के लिए उन्हें 1982 मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल को हुआ था, 1820 में इंग्लैंड में हुआ था। वे एक प्रमुख ब्रिटिश दार्शनिक, जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री, शास्त्रीय उदारवादी विचारक थे। उन्हें सामाजिक डार्विनवाद, सोशल डार्विनिज्म और योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर, याद रखिएगा, ये आपके काम का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें उन्होंने डार्विन के विकासवाद को समाजशास्त्र पर लागू किया, ठीक है। उसके बाद आज का विचार का अगर बात करें तो है, पढ़ाई को बोझ न समझे, सीखने का आनंद ले, ठीक है। उसके बाद एक छात्र साधारण छात्र और एक असाधारण छात्र में केवल निरंतर प्रयास का अंतर है। बहुत ही अच्छी लाइन है बच्चों के लिए। देखिए जनरली होता क्या है, मैं भी जब क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को मैं बस दो ही बात कहता हूँ कि पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस आपको दो काम करना है। पहला, आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है अपने टीचर्स को बोले कि आप पहले वो बता दें, ताकि आप उसको पढ़ करके आएँ, ठीक है। दूसरा, क्लास में जब पढ़ाई हो तो उसको ध्यान से सुनना है, और घर जाते हैं उसको रिवीजन कर लेना है, बस इतना कर लेना है। और फिर एक सप्ताह के अंदर थोड़ा बहुत खोल करके देख लेना है। अचानक से आपके पास बहुत सारा चीज़ पढ़ने को नहीं होगा, लेकिन आप उसको इग्नोर करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो ढेर सारी हो जाती है। तो पढ़ाई पता है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, कब, जब आप निरंतर उसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो अब छोड़े रहेंगे, आप सीधे सोचेंगे कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, या एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ कर के जाऊँगा, एग्ज़ाम दे दूँगा, कहानी ख़त्म। तो पढ़ाई बस एग्ज़ाम देना और नंबर लाने भर मात्र का नाम नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही डीप नॉलेज है। आपको पढ़ना है, समझना है, अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है इसके लिए काम, ठीक है। आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान। बर्फ़ के से पानी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पिघलना। पानी के बर्फ़ बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जमना। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। किसी ठोस द्वारा घिरी किसी जगह की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है हम लोग का सावन का मतलब होता है वर्षा, पतझड़ सावन होता है वर्षा के मौसम में, पतझड़ में होता है पत्ते गिरना। कपास का कलर होता है सफ़ेद, कोयला का कलर होगा काला। पुस्तक को रखा जाता है पुस्तकालय में, जानवर को रखा गया जाएगा चिड़ियाघर में, ठीक है। यहाँ पे है 12 का स्क्वायर है 144, तो 15 का हो जाएगा 225, ठीक है। स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर 144। उसी तरह से 18 से बढ़ा है 30, 30 से बढ़ा है 36, 36 बढ़ेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, 18 दूनी 36, 30 दूनी 60। इसमें कोई पैटर्न नहीं बैठ पा रहा है। अनुपात समानुपात का है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 18, 36 और सॉरी 30 और 36। तो इसको हम लोग अगर काटे तो यहाँ पे x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36 गुने 30
और नीचे हो जाएगा 18, 18 दूनी 36 और 30 दूनी 60 होना चाहिए यहाँ पे। 18 दूनी 36, 30 दूनी 60। इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है। देखिए 18 का डबल 36 हुआ तो 30 का डबल 60 होना चाहिए। नहीं, 66 दे रखा है। इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, नेट पर अगर सर्च करिएगा तो आ सकता है। यहाँ पे 60 होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, इनविजिबल। ये होता है ना, बहुत सारे वर्ड के लिए एक सिंपल वर्ड होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ पीरियड ऑफ 100, 1 साल के समय को कहते हैं सेंचुरी, 10 साल के समय को कहते हैं डिकेड। ठीक है। उसके बाद अ पर्सन हु ट्रेवल टू अ होली प्लेसेस, पिलग्रिम, तीर्थयात्री। समटाइम दैट इज अगेंस्ट द लॉ, इलीगल। समथिंग दैट काउज डेथ, फेटल। आगे है जय का मतलब जीत, पराजय मतलब हार, जल मतलब पानी, थल मतलब जमीन, घात का मतलब हमला, प्रतिघात मतलब बदला, चंचल मतलब अस्थिर, स्थिर मतलब शांत, दुर्लभ मतलब कठिनाई से प्राप्त होने वाला, सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त होने वाला। ठीक है। यहाँ पे प्रेरक प्रसंग भी है, इसे भी हम लोग देखेंगे। जब अंग्रेजों ने लैप्स की नीति, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की तो उन्होंने रानी को किला छोड़ने का आदेश दिया। उस समय झांसी के सामने ब्रिटिश साम्राज्य की विशाल सेना थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक महिला इस विशाल सत्ता को चुनौती दे सकेगी, लेकिन रानी ने सिंहनी की तरह दहाड़ते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले के चारों तरफ से घेर लिया और किले की दीवारें टूटने लगी, तब रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने छोटे से दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर एक कपड़े से बांधा, अपने घोड़े बादल की लगाम दांतों से पकड़ी और दोनों हाथों में तलवारें लेकर किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। झांसी की रानी निकलकर कल्पी और फिर ग्वालियर पहुंची। उनकी वीरता का आलम यह था कि अंग्रेज जनरल ह्यूज रोज, जो उनका पीछा कर रहा था, वह भी उनकी युद्ध कला को देखकर दंग रह गया। युद्ध के दौरान वे किसी सामान्य सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक सेनापति की तरह लड़ रही थी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो गई। उन्होंने अंतिम समय में भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आना स्वीकार किया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। एक साधारण कुटिया में उनकी चिता जलाई गई और वो अमर हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जनरल ह्यूज रोज ने उनकी वीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि यहाँ वह महिला सोती हुई जो विद्रोहियों की एकमात्र मर्द थी। यहाँ वह महिला सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। अब यहाँ पे हम लोग को जानना क्या है, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन के बारे में समझना है। देखिए, अंग्रेज जब भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो सबसे पहले बंगाल पर उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद धीरे धीरे जो भी आसपास के क्षेत्र थे उस पर उन्होंने कब्जा करना चाहा, तो अलग अलग उन्होंने नीतियाँ अपनाई। उसी नीति में एक लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन था। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता था कि जैसे अंग्रेजों ने बोला कि जो भी साम्राज्य उसके आसपास के एरिया में आ रहा है, ठीक है, तो अगर किसी राजा और रानी का अपना पुत्र या पुत्री है, मतलब अपना वारिस है, तो उस राज्य पर अंग्रेज अधिकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपना वारिस नहीं है, पहले क्या होता था कि राजा रानी का कम उम्र में ही शादी वगैरह हो जाता था और युद्ध में जाने पर किसी वजह से अगर राजा का मौत हो गया है तो वो गोद ले लेते थे अपने ही परिवार से किसी बच्चों को, और गोद लेने के बाद क्या हो जाता था, वो बच्चा उनका वारिस हो जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि ऐसा आप सिस्टम नहीं चलेगा, आपको क्या करना होगा, अपना अगर बच्चा है तो ठीक है, नहीं है तो इस नीति के तहत, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन के तहत आपका पूरा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। तो इसी के अगेंस्ट में क्या हुआ था, झांसी की रानी ने युद्ध करा था। ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे 9 से 12 के लिए, और ऊपर का जैसा कि आपको पता है कंटेंट सेम है। आज के विचार से हम लोग देखेंगे शिक्षित होने का अर्थ है अपने मन को खुला रखना और दूसरे के विचारों का सम्मान करना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समसामयिकी में हम लोग देखेंगे चुनाव आयोग ने 2025 में किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया, मैथिली ठाकुर को। हाल ही में सोरेंग, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना। किस राज्य का नया जिला बना है, तो सिक्किम का नया जिला क्या है, सोरेंग बना है। पहले सिक्किम का क्या था, गंगटोक था ना। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कोलकाता में। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है। ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना सन के बाहर का जो होता है ना, वो होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी की कदरम कौन सा पदार्थ पाया जाता है, निकेल और लोहा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग प्रिंट है,
अग्निवलय रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अच्छा क्वेश्चन है ये। उसका विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है। उसका चूना पत्थर के कायांतर से कौन सी चट्टान बनती है? संगमरमर। चूना पत्थर का कंपोजिशन बोले तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट से ही संगमरमर हम लोग का बनता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, आहूत का मतलब आमंत्रित करना, अनाहुत मतलब बिना बुलाया, इहलोक मतलब होता है यह संसार, परलोक मतलब दूसरा संसार, उन्मूल मतलब जल से उखाड़ना, रोपण मतलब स्थापित करना, लगाना, उन्मीलन मतलब आंखें खोलना, निमीलन मतलब आंखें मूंदना। उसके बाद प्रिस्क्राइब का मतलब होता है नुस्खा, लिखा हुआ सलाह या डॉक्टर का जो दवा प्रिस्क्राइब्ड होता है ना वो। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है पाबंदी लगाना, बहिष्कृत करना। टॉर्चस मतलब घुमावदार, पेचीदा, और टॉर्चरस कष्टदायक, पीड़ादायक। उसका पैलेट मतलब तालु, स्वाद की शक्ति, पैलेट मतलब रंगों की तख्ती, रंग पट्टिका। आगे हम लोग देखेंगे बिहार विशेष का। बिहार के कौन से क्रांतिकारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? फणींद्र नाथ घोष। उसके बाद 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को आरा के पास बुरी तरह से पराजित किया था? कैप्टन डनवर। ठीक है। कांवर झील बेगूसराय को किस वर्ष रामसर साइट घोषित किया गया? 2020 में। बिहार में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2006। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी पंचायत का चुनाव होने वाला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, विजय ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। विजय का उस लड़का के साथ क्या है? भाई, कजन है, मेरा भाई है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माँ के इकलौते पोते की पत्नी मेरी पुत्रवधू है। वो व्यक्ति उस महिला के साथ क्या संबंध रखता है? भाई का। ठीक है। तो छोटा सा हमारा ये वीडियो था, ये 27 अप्रैल का कंटेंट है। बाकी जो बचे हुए 28 और 29 का उसे भी हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दे। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।